हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी की शुरू करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। तो आज हम ये देखेंगे कि पादपों में मतलब पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करें। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में देखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब क्या है, खनिज हैं जो भोजन के घटक हैं, है ना। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, परंतु हम जो मनुष्य हैं और हमारे साथ साथ कई ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पेड़ पौधों पर या फिर उनके जो पेड़ पौधों के जो भाग हैं उनको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये या फिर कोई और जीव जंतु हैं उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इस तरह से मनुष्य तथा अन्य प्राणी जो हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब किसी भी रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, है ना। तो हम यही देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1.1 देखते हैं। पादपों में पोषण विधि। हम जानेंगे कि पादप अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधे ही केवल ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो हैं उनके परिवेश में उपलब्ध होता है, मतलब वातावरण से उपलब्ध होता है उनको। ओके, पोषक पदार्थ सजीवों की जैसे शारीरिक रचना है, वृद्धि है, क्षतिग्रस्त जो भाग है उनके मेंटेनेंस के लिए उनको समर्थ बनाती हैं, और विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती है, मतलब उनके जो जैविक प्रक्रम है उसके लिए, और सजीवों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि पोषण क्या होता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसको पोषण कहते हैं। ओके, पोषण की यह विधि जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। तो वे मतलब पेड़ पौधे जो भी हैं वो जिस विधि से अपना भोजन खुद बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। मतलब जो जीव जंतु हैं वो इन पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम विषम पोषी कहते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 1.2 प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, और उसका प्रक्रम क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, मतलब वहीं पर उसका खाद्य निर्माण होता है, मतलब भोजन का निर्माण होता है, वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं, जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घेरा होता है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगी कि पत्ती में जो है रंध्र मतलब स्टोमेटा और द्वार कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल्स ये कैसे होती हैं। ठीक है, तो इनके किनारों पर सूक्ष्म छिद्र के रूप में जो होता है उसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जो कि द्वार कोशिकाओं मतलब गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी के द्वारा पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण मेन रूप से ये क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। मतलब ये जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए पत्ती की सहायता करते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण का जो काम है क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो सूर्य की प्रकाश है उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न किया जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के माध्यम से ही संपन्न होती है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका समीकरण हम आगे देखेंगे। तो ये समीकरण है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जल मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, जो ये पत्ती है उसमें ये स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा का मतलब ये पत्ती का एक काट है। काट मतलब पत्ती को काट के उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरह से दिखता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा पॉइंट, तो ये यहीं पे रंध्र प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। रंध्र को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। और ये जो है यही गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ये इधर और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो है स्टोमेटा या रंध्र कहलाता है। ठीक है, ये जो द्वार कोशिका का लिखा हुआ है यही गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो पत्ती का काट है, इस पत्ती को काट के हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से हमको चित्र दिखाई देगा। ठीक है, ये जो आप बीच बीच में ये चित्र देख रहे हो यही रंध्र है और ये जो देख रहे हो ये द्वार कोशिकाएं हैं, मतलब गार्ड सेल्स हैं। और इन जो बीच बीच में आपको ये जो वर्णक दिखाई दे रहा है, मतलब एक पिगमेंट दिखाई दे रहा है, वही क्लोरोफिल कहलाता है। ओके, तो समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये इसका नाम है क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती की काट। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण ये कैसे होता है। तो ये पौधा है, ये पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इस पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि सौर ऊर्जा इसमें पड़ेगी तो इसको ये स्टोर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। ठीक है, और इन जड़ों के द्वारा ये जल अवशोषित करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। फ्रेंड्स, आपको पता है कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। पता है ना आपको कि शैवालों में भी क्लोरोफिल होता है और वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी चीज़ों का संश्लेषण करते हैं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। स्टार्च को ही मंड बोला जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बना होता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, और जैसे कि आपने लेग्यूमिनेसी मटर कुल के जितने भी पौधे हैं या अरहर की दाल है और सोयाबीन है, मूंगफली है, इनमें सब में क्या होता है? प्रोटीन स्टोर होता है इनके बीजों में। तो उसमें प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ इसमें एक नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये चारों तत्व मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियां। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये तो अपना भोजन बनाते ही हैं, और पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो हम जानेंगे कि ये पेड़ पौधे जो हैं किस रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है
अमरबेल एक परजीवी पादप है। आपने देखा है कई पेड़ों के ऊपर पीली पीली रस्सी जैसे या धागे की जैसे लटके हुए दिखाई देते हैं, वही अमरबेल कहलाते हैं। ठीक है, और ये एक परजीवी प्लांट है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। मतलब ये जिस पौधे पर लिपटे हुए होते हैं, जिस पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो पौधा क्या कहलाता है, वो परपोषी कहलाएगा। और ये अमरबेल क्या है, ये परजीवी कहलाता है। ठीक है, मतलब परपोषी मतलब होस्ट प्लांट कहलाता है। ठीक है, और परजीवी मतलब पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है, अमरबेल जो है पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, कीटों को भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। यहाँ पर चित्र आपको दिख रहे हैं, ये घटपर्णी या फीचर प्लांट के चित्र हैं, जो इसकी पत्तियां हैं वो घड़े के जैसे संरचना में बदल जाती हैं, और इसके ऊपर में एक ढक्कन की संरचना बनी होती है। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा, ये घड़े के समान संरचना होती है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगी होती है। ठीक है, ये जो पत्तियां हैं इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। इसमें ये प्रकाश संश्लेषण भी करती है, लेकिन ये कीटों को भक्षण इसलिए करती हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। तो ये कीट पतंगों से नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उनको पकड़ के खाते हैं। ठीक है, जैसे कि ड्रोसेरा प्लांट हो गया, वो भी एक कीटभक्षी पादप है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। और ये जो फीचर प्लांट है ये मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों या फिर जहाँ पर बारिश अधिक होती है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। अब 1.4 मृतजीवी। मृतजीवी मतलब जो मृत पदार्थों या सड़े गले पदार्थों पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मतलब जो जीव हैं जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, छत्रक या मशरूम। आपने मशरूम देखा होगा, वो अक्सर सड़े गली चीजों पर ही मशरूम उगते हैं। तो ये क्या है, ये मृतजीवी का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ना ही ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ना ही ये पेड़ पौधे भी नहीं है। फ्रेंड्स, मृतोपजीवी का एक दूसरा उदाहरण है कवक या ईस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि घर में जो ब्रेड हैं वो 2-3 दिन तक अगर वैसे ही पड़े रहें तो उसके ऊपर एक रेशेदार ग्रीन या ब्लू टाइप की एक जाली टाइप की कुछ चीजें उग आती हैं। तो यही क्या है, कवक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज होता है, तो वो भी एक प्रकार से मृतोपजीवी है ना। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। फ्रेंड्स, कई कवक जो है पेड़ पौधों के तनों में या उसके जड़ों के आसपास निवास करते हैं, और ये जो कवक हैं पेड़ पौधों को जल अवशोषण या पोषक पदार्थ अवशोषित करने में मदद करते हैं, जबकि पेड़ पौधों से कवक क्या प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से दोनों जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं, तथा ये दोनों एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, है ना। तो इसे ही सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे कि आपने लाइकेन सुना है, लाइकेन जो कि कवक और शैवाल के बीच में सहसंबंध है, या ये दोनों सहजीवी कहलाते हैं। तो कवक क्या है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और शैवाल में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल से शैवाल जो है अपना भोजन बनाता है, जबकि कवक क्या करता है, शैवाल को आवास या उसको रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, और शैवाल से कवक भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सहजीविता के कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे देख रहे हो, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पादप पोषक होते हैं।
ये सब जब हम उर्वरक मिट्टी में डालते हैं तो इनमें जो ये पोषक तत्व होते हैं इनका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं अपने वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और अपना जो उनके जो जैव प्रक्रम है उनको पूरा करने के लिए इन जो जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये जो जितने भी खाद हैं प्राकृतिक रूप से मृदा में उपस्थित होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमें बाहर से और खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। जैसे कि हर साल फसल उगाते हैं और साल के अंत में जब फसल काट ली जाती है तो उस टाइम पे जो वहाँ की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो चुकी होती है, तो इसी को पुनः पूर्ति करने के लिए जब फिर से फसल उगाते हैं तो फिर से खाद डाला जाता है। तो इस तरह मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पौधे जैसे कि चना है, सेम है, मूंग है, ये सब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कहलाते हैं और इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है ना। और यहाँ पे लिखा है कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में गैसीय अवस्था में होती है और पेड़ पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्हें एक सहजीवी संबंध की आवश्यकता होती है जो कि राइजोबियम के द्वारा पूर्ति की जाती है। तो ये जो राइजोबियम है वो इन लेग्यूमिनेस कुल के जो पौधों हैं उनके जड़ों में ग्रंथि बना के रहते हैं, नोड्यूल्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर ये नाइट्रोजन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, मतलब वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उनको विलय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। कुछ ऐसे प्रक्रम है जिसके द्वारा वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको उन पेड़ पौधों के यूज के लिए पूर्ति के लायक उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पेड़ पौधे और राइजोबियम दोनों सहजीविता दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कल से अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। अब आती है क्वेश्चन की बारी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट है राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है आपको, और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रेप तथा सनड्यू क्या होता है ये भी बताना है, और क्लोरोफिल की तरह अन्य वर्णकों के बारे में बताइए। मतलब जिस तरह क्लोरोफिल होता है उसी तरह और भी बहुत सारे वर्णक होते हैं जो पेड़ पौधों में अलग अलग रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनके नाम बताने हैं आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फ्रेंड्स, मैं चाह रही हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो आपको दूँ, पर ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मयंक सर पूरी तरह से ठीक हुए नहीं है और जब तक वो अपना काम शुरू न कर दे तब तक मुझे भी परेशानियाँ आती रहेंगी। और जैसे ही मयंक सर ठीक होते हैं हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक दिन में कम से कम 2-2 चैप्टर में आपको करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ताकि आपका क्लास 10 तक की कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।